मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठा हुआ फिशिंग करते करते कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम इंट्रोड्यूस होते हैं जोंगगू नाम की एक आदमी से, जो कि एक एवरेज पुलिस ऑफिसर था, या ऐसा बोल सकते हैं जैसे इंडिया में हवलदार होता है। वो किसी घर में मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने अपनी टीम के साथ आया था और पुलिस ने किलर को पहले ही पकड़ रखा था, जिसकी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो और उसके चेहरे पर छोटे छोटे छाले हो गए थे जैसे स्किन जलने के बाद होते हैं। जोंगगू घर के अंदर जाता है तो अंदर उसे वहां डेड बॉडी दिखती है जो बाहर बैठे उस किलर के फैमिली मेंबर्स की थी, जिनको कहीं और मार के यहां इस घर में लाया गया था। इसके बाद वो छानबीन करते हुए उस जगह जाते हैं जहां किलर ने सबको मारा था। वो वहां एक रूम में जाता है जहां रूम की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस रूम में किसी ने जादू टोना किया हो। उस कमरे के बाहर एक अजीब सा पौधा भी था जो सूख गया था और वो पौधा एक ह्यूमन स्कूल जैसा लग रहा था। जोंगगू उसे पौधे को छूने वाला था, तभी उसका पार्टनर उसे आवाज देकर बुला लेता है। वो दोनों वापस स्टेशन चले जाते हैं। स्टेशन में जोंगगू का पार्टनर उसे बताता है कि कुछ दिन पहले ही जंगल में एक आदमी शिकार करने गया था। वहां अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। जब उसने उठकर देखा तो वहां एक जापानी आदमी था जो उसका किया हुआ शिकार खा रहा था। फिर अचानक वह जापानी आदमी उस शिकारी के सामने आ जाता है। उसकी आंखें पूरी लाल रंग की थीं। उस डरावने डेविल जैसे जापानी आदमी को अपने इतना करीब देखकर वो शिकारी डर जाता है, लेकिन जोंगगू को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उस स्टेशन की बिजली चली जाती है और उन्हें दरवाजे के बाहर एक नेकेड वुमन दिखाई देती है, लेकिन जब वो जाकर चेक करते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन जोंगगू बुरा सपना देखकर उठता है। हाल ही में आ रहे अपने इन बुरे सपनों के कारण वो काफी परेशान था। शाम को वो अपनी बेटी को घुमाने नदी के पास लेकर जाता है, जहां उसे नदी के दूसरी तरफ कोई आदमी बैठा दिखाई देता है। रात को जोंगगू एक और क्राइम सीन पर जाता है, जहां पर किसी ने अपने पूरे परिवार को मारकर जला दिया था और वो घर भी पूरी तरह से जल गया था। तभी उस घर में रहने वाले कुछ लोग पागल जैसी हरकतें करते हुए जोंगगू पर हमला कर देते हैं, लेकिन दूसरे पुलिस वाले उन्हें पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तभी जोंगगू को वहीं जापानी आदमी दिखाई देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसी नेकेड वुमेन की बॉडी को बेड से लटका हुआ देखते हैं। ये वही थी जिसने अपने परिवार को मार डाला था और घर जला दिया था और फिर खुद सुसाइड कर ली, और वो ही थी जो उस रात उनके पुलिस स्टेशन आई थी। गांव वाला एक आदमी यह बताता है कि असल में वो जो जापानी आदमी है जिसको शिकारी ने देखा था, उसी के कारण यहाँ ये सब हो रहा है, और वही है जिसने इस औरत को मोलेस्ट किया था, और उसके बाद से ही इस औरत ने अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया था। वो रात में नेकेड घूमती थी और लोगों को मारने के बारे में बड़बड़ाती रहती थी, और बाद में उसने अपने परिवार को ही मार डाला। जोंगगू उस घर के बाहर बैठा था। वहां पर एक लड़की भी थी जो जोंगगू और उसके पार्टनर पर पत्थर फेंक रही थी। बाद में वो लड़की जोंगगू को बताती है कि उस नेकेड औरत ने ही सबको मारा। वो लड़की जोंगगू को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाती है और एक एक मेंबर की डेथ के बारे में जोंगगू को बताती है। वो ये कहती है कि उसने सब कुछ अपने आंखों से देखा था। वो बोलती है कि उसे एक बूढ़ी लेडी ने बताया कि वो जापानी आदमी भूत है और वो ही ये सब कर रहा है। वो जोंगगू से पूछती है कि क्या उसने उस जापानी आदमी को अपने आसपास देखा है, जिस पर जोंगगू हाँ बोलता है। तो वो लड़की बताती है कि अब जोंगगू को अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो आदमी उन लोगों को ही बार बार दिखता है जो उसका अगला शिकार होते हैं। तभी जोंगगू को एक कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। वापस आने के बाद वो देखता है तो वह लड़की वहां पर नहीं होती। अब तभी जोंगगू को घर के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, और वो जब घर के पीछे जाता है तो वही जापानी आदमी किसी जानवर को खा रहा था। जोंगगू उसे देखकर डर के मारे भागता है पर गिर जाता है, और फिर वो जापानी आदमी उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि जोंगगू ये सब अपने सपने में देख रहा था। उस दिन जोंगगू की बेटी ह्योजिन की तबीयत खराब हो जाती है। जोंगगू सोचता है कि माइल्ड फीवर होगा, इसलिए ज्यादा चिंता न करते हुए वो अपने जॉब पर चला जाता है। जैसा उस लड़की ने बताया था कि जापानी आदमी जिसे बार बार दिखाई देता है वो उनके पीछे पड़ जाता है, और जोंगगू की बेटी की हालत देखकर ऐसा ही लग रहा था। जोंगगू उस जापानी आदमी को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो और उसका पार्टनर उस शिकारी आदमी के पास जाते हैं जिसने उस जापानी आदमी को जंगल में देखा था। वो आदमी जोंगगू को और उसके पार्टनर को उस जापानी का घर दिखाने जंगल लेकर जाता है। वो उस स्पॉट पर पहुंचते ही हैं
कि तभी मौसम खराब हो जाता है और धूप में ही बारिश होने लगती है। और तभी उस शिकारी के ऊपर अचानक बिजली गिर जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। जोंग-गू उस शिकारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। उसी हॉस्पिटल में वो आदमी भी था जिसने स्टार्टिंग में अपने परिवार को मार दिया था। वो अपने आप ही तड़पने लगता है और झटपटाने लगता है। उसकी बॉडी में हड्डियां अपने आप ही टूटने लगती हैं और वो चिल्लाने लगता है। फिर उसके मुंह से बहुत खून बहने लगता है। उसकी बॉडी अकड़ जाती है, जिससे वो मर जाता है। जोंग-गू अपने घर वापस जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी भी उसी किलर के जैसी हरकतें कर रही थी। उसकी बॉडी भी अकड़ने लगती है और यह देखकर वह बहुत डर जाता है। वो अपनी बेटी को गोद में लेता है तो वो बताती है कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। वो अंदर आना चाहता है। उसके बाद वो शांत हो जाती है। अगले दिन जोंग-गू की बेटी ह्योजिन की हरकतें अजीब हो जाती हैं। वह अजीब बिहेव करने लगती है। वो जानवरों जैसे खाना खाने लगती है। वो फिश खाने लगती है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यह देखकर जोंग-गू की मदर इन लॉ जोंग-गू को बोलती है कि उसे लगता है कि ह्योजिन के साथ कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो शिम्स को बुलाना चाहती है, जिस पर जोंग-गू हाँ कर देता है। जोंग-गू को उसका पार्टनर अपने भतीजे से मिलाता है, जो कि प्रीस्ट बनने वाला था। उसे थोड़ी थोड़ी जापानी लैंग्वेज आती थी। फिर वो लोग उस जापानी आदमी के घर जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच था। घर के बाहर एक कालू कुत्ता बंधा था और घर पर जापानी आदमी नहीं था। यह देखकर जोंग-गू और उसका पार्टनर घर के अंदर चले जाते हैं। जोंग-गू का पार्टनर अंदर जाकर देखता है कि उसके घर में उन सभी लोगों के फोटोज थे जो मारे गए थे, और ये देखकर वो बहुत डर जाता है। वहीं जोंग-गू एक दूसरे कमरे में जाकर देखता है। उस कमरे के अंदर काला जादू और शैतान की पूजा का सारा सामान था। ये सब देखकर वो भी डर जाता है। तभी बाहर से उस प्रीस्ट के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे उस कालू कुत्ते ने काट लिया था। तभी वहां वो जापानी आदमी आ जाता है। वो तीनों उस जापानी आदमी को देखकर डर जाते हैं और वो जापानी आदमी भी उन तीनों को अपने घर का सामान देखते हुए देख लेता है। इसके बाद क्या हुआ ये दिखाए बिना सीन चेंज हो जाता है और दिखाता है कि वो तीनों कार में होते हैं। तभी जोंग-गू का पार्टनर बोलता है कि उस जापानी आदमी ने ही वो सब किया है जो इन दिनों शहर में हुआ। वो अपने विक्टिम्स की कोई पर्सनल चीज लेकर उस पर जादू टोना करता है और उनके मरने के पहले और बाद की फोटोज लेता है। और उसे ऐसा लग रहा है कि जापानी आदमी का अगला शिकार जोंग-गू का परिवार है, क्योंकि उसने जापानी आदमी के घर में जोंग-गू की बेटी का जूता देखा था। जोंग-गू अपने घर पहुंचता है और सीधा अपनी बेटी के पास जाता है और उससे उसे जापानी आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि वो जूता उसका नहीं है। लेकिन जब जोंग-गू बेटी से पूछता है कि क्या वो उस आदमी से मिली थी, तो वो हाँ बोलती है। लेकिन फिर और सवाल पूछने पर उसकी बेटी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बदतमीजी से बात करके वहां से चली जाती है। रात में जब उसकी बेटी सो रही थी, तब जोंग-गू उसके रूम में जाकर चेक करता है कि क्या वहां कुछ अजीब है। तब वो देखता है कि उसकी बेटी ने ड्राइंग बुक में शैतान की ड्राइंग बनाई हुई थी और फिर वो चेक करता है कि क्या उसकी बेटी की बॉडी पर कोई निशान है या नहीं। तब वो देखता है कि उसकी थाई पर वैसा ही निशान था जैसा मूवी की स्टार्टिंग में उसे किलर की बॉडी पर था। तभी उसकी बेटी उठ जाती है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करके चिल्लाने लगती है और जोंग-गू को माँ बहन की गंदी गलियां देने लगती है। वो सबके सामने ये भी बोलती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी। अगले दिन जोंग-गू उस प्रीस्ट को लेकर फिर से उसे जापानी आदमी के घर जाता है, लेकिन घर पहुंचने पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वहां कोई भी फोटो नहीं मिलती और पूछने पर वो जापानी बोलता है कि मैंने वो सब फोटोज जला दी। बहुत बहस करने के बाद जोंग-गू जापानी को बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दे और चला जा यहाँ से। जापानी के कुछ जवाब नहीं देने पर जोंग-गू गुस्से में उस आदमी के उस जादू टोने वाले रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जापानी आदमी का कालू कुत्ता जोंग-गू पर हमला कर देता है। जोंग-गू अपने बचाव में कालू को मार देता है। जोंग-गू उस जापानी आदमी को धमकी देता है कि अगर वो 3 दिनों के अंदर इस गांव से बाहर नहीं गया तो वो उसे मार डालेगा। जिस पर हम यह नोटिस करते हैं कि जापानी आदमी कोई भी रिएक्ट नहीं करता और जोंग-गू वहां से चला जाता है। अगले सीन में जोंग-गू के परिवार वाले उसकी बेटी को डॉक्टर को दिखाते हैं, पर उनके पास भी उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। जोंग-गू अपने घर पहुंच जाता है और सो जाता है। जब वो सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि उनके घर के बाहर किसी ने एक बकरी को मार के ठेंगा दिया था। जोंग-गू बेड से उठने की कोशिश करता है, पर उसे पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है, जिसके इलाज के लिए उसकी बीवी और सास उसको एक नीडल थेरेपी दिलवाते हैं। जोंग-गू के ह्योजिन के बारे में पूछने पर वो लोग बताती है कि वो लोग उसे उनके पड़ोसी के घर में छोड़कर आए हैं। अब जब वो घर पर वापस आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ह्योजिन ने उस पड़ोसी लेडी को जान से मार दिया था। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जोंग-गू के यहाँ वो शेमन आ जाता है, जिसे जोंग-गू की सास ने बुलाया था। वो पूरे घर को देखता है और उसे एक मटके में मरा हुआ कौवा मिलता है।
तब शेमन उनको बताता है कि यहाँ बहुत खतरनाक आत्मा है और फिर वो अपना रिचुअल शुरू करता है। शेमन जोंग-गू की बेटी को देखकर उससे पूछता है कि तुमने किसे डिस्टर्ब किया है। जोंग-गू शेमन को उस जापानी आदमी के बारे में बताता है तो शेमन जोंग-गू को बताता कि उसकी बेटी की हालत का जिम्मेदार वही जापानी है और वो बहुत बड़ा शैतान है। शेमन बताता है कि उसकी बेटी को बचाने के दो रास्ते हैं, या तो वो उसे मार दे या तो एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा जिससे उस जापानी की काली शक्ति का असर उसकी बेटी से हट जाएगा, नहीं तो वही हालत पूरे गांव की हो जाएगी। इसके बाद शेमन रिचुअल की तैयारी करता है। वो जोंग-गू की बेटी की साइज की एक डॉल बनाता है और वहां पर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस जापानी को भी देखते हैं कि वो भी कोई रिचुअल करना स्टार्ट करता है। शेमन रिचुअल करते हुए मंत्र पढ़ता है और उस डॉल की बॉडी के अलग अलग हिस्से पर कील मरना शुरू करता है। वो जहां जहां डॉल को मारता है, जोंग-गू की बेटी को भी वहीं दर्द होता है और तो और उस जापानी को भी वहीं दर्द होता है। शेमन के बार बार डॉल को मारने से जोंग-गू की बेटी की हालत खराब हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी। जोंग-गू अपनी बेटी की इस हालत को देखकर उस रिचुअल को बीच में ही रुकवा देता है और अपने बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। उधर जापानी आदमी की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो किसी तरह से वहां से बाहर आता है और उस जापानी आदमी को वहां पर वही लड़की दिखाई देती है जो जोंग-गू के पास आई थी। जोंग-गू अपनी बेटी के लिए काफी परेशान था और वो शेमन उसे कहता है कि रिचुअल बीच में ही रुकवाकर उसने गलती कर दी क्योंकि उसने जापानी आदमी को भी नहीं मारा और रिचुअल भी पूरा नहीं हुआ। इस कारण अब वो बहुत बड़े खतरे में आ चुका है। फिर जोंग-गू को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने कुछ आदमियों के साथ उस जापानी आदमी को मारने निकल पड़ता है। जब वो जापानी आदमी के घर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन घर के पीछे से एक अजीब सा आदमी बाहर आता है जो कि किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी बॉडी एक कार में मिली थी। इसका मतलब वो जापानी आदमी उस रात जो रिचुअल कर रहा था वह इसी मरे हुए आदमी को जगाने के लिए कर रहा था। जोंग-गू उसे मारने जाता है लेकिन प्रीस्ट उसे रोक देता है और इतने में ही वो ज़ॉम्बी उस प्रीस्ट के ही गले पर काट लेता है, जिसके बाद वो सभी उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मरता। तभी वो जापानी आदमी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ दिखाई देता है और तभी अचानक से ही वो ज़ॉम्बी अजीब बिहेव करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर से जान निकल रही हो। उसके शरीर की हड्डियां ट्विस्ट होने लगती हैं और वो वहीं पर मर जाता है जैसा स्टार्टिंग वाले आदमी के साथ हॉस्पिटल में हुआ था। तभी ये सब लोग भी जापानी आदमी को देख लेते हैं जो कि झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। वो सब उसका पीछा करते हैं, लेकिन जापानी आदमी जाकर एक खाई में लटककर नीचे छुप जाता है जिसको ये लोग देख नहीं पाते। तभी हम यह देखते हैं कि वो जापानी आदमी उसी खाई से नीचे गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वहां वह सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है और वह जापानी आदमी उसे लड़की को देखकर डर कर भागने लगता है। वही दूसरी तरफ जोंग-गू की गाड़ी के आगे एक डेड बॉडी आकर गिरती है और ये देखकर जोंग-गू काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जापानी आदमी की बॉडी थी। जोंग-गू और उसके साथी उस जापानी आदमी को खाई में फेंक देते हैं। पहाड़ पर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने ही उसे जापानी आदमी को मार के वहां पर फेंक दिया है। और दूसरी तरफ वो शेमन बोलता है कि चारा डाल दिया गया है और वो लोग फंस चुके हैं, जो काफी अजीब सी बात थी, जैसे कि वो कोई चाल चल रहा हो। और अब जोंग-गू अपने घर वापस आता है और देखता है कि उसकी बेटी अब काफी ठीक हो गई थी। अब सभी को यह लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी हम उसे शेमन को देखते हैं जो कि गांव के अंदर इधर उधर टहल रहा था कि तभी वो एक घर के पास आता है जहां उसके नाक और मुंह से अचानक से ब्लड निकलने लगता है और वोमिटिंग शुरू हो जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां वही सफेद कपड़ों वाली लड़की थी। वो शेमन को बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसको यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, जिसके बाद वो शेमन उस लड़की से डरकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाता है, उसके घर में तुरंत ही एक कौवा आकर गिरता है और उस कौवे को देखकर शेमन और भी ज्यादा डर जाता है। वो गांव छोड़कर सीधा शहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी से ढेर सारे कीड़े टकराने लगते हैं जो कि असल में वहां पर थे ही नहीं। तभी अचानक कुछ होता है और वो शेमन अपनी गाड़ी मोड़कर फिर से गांव की तरफ चला जाता है। उसके बाद शेमन जोंग-गू को कॉल करता है और बोलता है कि जिस जापानी आदमी को वो लोग गलत समझ रहे थे वो शैतान नहीं बल्कि वह तो एक अच्छा इंसान है और वो तुम्हारी बेटी को सफेद कपड़ों वाली लड़की से बचा रहा था, क्योंकि वो सफेद कपड़ों वाले लड़की असली शैतान है और वो जिंदा नहीं है बल्कि एक बुरी आत्मा है और वही सबको मार रही है। जोंग-गू ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि
क्या सही है और क्या नहीं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने वो भागकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी को देखता है जो घर पर नहीं थी। बेटी को ढूंढते हुए वो बाहर जाता है और वहां उसे वो सफेद कपड़ों वाली लड़की मिलती है। जोंग गू उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और वह बताती है कि तुम्हारी बेटी अभी भी घर पर ही है और वो जापानी आदमी ही शैतान है जो तुम्हारी बेटी को मारना चाहता है। मैं उसको उसे जापानी आदमी से बचाने के लिए रिचुअल कर रही हूँ। वो बताती है कि जापानी आदमी खाई से गिरकर भी मरा नहीं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। झोंग गू अपनी बेटी को देखने घर के अंदर जाने वाला था, लेकिन वह लड़की उसको ये बोलकर रोक देती है कि अगर तुम अंदर गए तो मेरा रिचुअल फेल हो जाएगा और वो जापानी शैतान के वश में आकर तुम्हारी बेटी का भी वही हाल होगा जो बाकी फैमिलीज का हुआ था। और वो बोलती है कि घर के अंदर तभी जाना जब उसे 3 बार मुर्गी की आवाज आए और यहाँ पर भी वही अजीब सा पौधा था जो हमें बाकी घरों के बाहर लटका हुआ दिखा था। खैर, तभी मुर्गे की पहली आवाज आती है और जोंग गू की बेटी को दिखाया जाता है जो घर वापस आ जाती है। उसे देखकर हमें पता चल जाता है कि वो अब पोजेस्ड है। घर के अंदर आकर वो बहुत ही अजीब तरीके से घर का सारा खाना खा जाती है। खाने के बाद वो किचन में रखे हुए चाकू को देखती है। दूसरी तरफ उस प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में था। उसे उस जापानी आदमी के विजन्स आने लगते हैं। प्रीस्ट उठकर अपने चाचा यानी जोंग गू के पार्टनर के घर जाता है। वहां वो अपने चाचा को देखता है जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था और वो भी वैसे ही बैठा था जैसे मूवी की शुरुआत वो किलर बैठा था। उसके बाद प्रीस्ट उस जापानी के घर जाता है पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। फिर प्रीस्ट उस घर के पीछे जंगल में जाता है जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे वो जापानी आदमी बैठा हुआ दिखता है जो कि गुफा के अंदर ही कोई रिचुअल कर रहा था। इसी बीच हमें जोंग गू को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर ही खड़ा था। तभी उसे उस शेमन का फोन आता है जो बोलता है कि वह सफेद कपड़े वाली लड़की असल में शैतान है और झूठ बोल रही है और तुम उसकी बातों में मत आना। और तभी जोंग गू को उस लड़की के पीछे अपनी बेटी का हेयर क्लिप दिखता है जिससे उसे लगता है कि वो सफेद कपड़े वाली लड़की ही शैतान है जो उसकी बेटी की पर्सनल चीज यानी हेयर क्लिप लेकर उसे काबू कर रही है। यही सोचकर वो मुर्गे की तीसरी आवाज के पहले ही तुरंत घर के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो फूल जो जोंग गू के घर के बाहर लगे थे और जो उस लड़की के रिचुअल का हिस्सा थे वो सूखने लगते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि जोंगू के घर के अंदर जाने से उस लड़की का रिचुअल फेल हो गया था। जोंगू जब अंदर जाकर देखता है कि उसकी बेटी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था और यह देखकर जोंगू बिल्कुल टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो सफेद कपड़े वाली लड़की सही कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी प्रीस्ट को देखते हैं जो उस जापानी आदमी से कहता है कि अगर जापानी अपनी असलियत उसे बता देगा तो वो वहां से चला जाएगा। तभी वो जापानी आदमी हंसने लगता है और प्रीस्ट की फोटो क्लिक करने लगता है। फोटो क्लिक करते करते वो जापानी आदमी अपने असली रूप में आने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके सर पर छोटे छोटे सिंग निकल आते हैं और वो पूरा डेविल का रूप ले लेता है। प्रीस्ट की फोटो क्लिक करने का मतलब यही था कि अब प्रीस्ट भी मरने वाला था, क्योंकि जापानी अपने विक्टिम्स को मरने के पहले और बाद में फोटो क्लिक करता था। उसके बाद हम उस शेमन को देखते हैं जो जोंगू के घर जाता है और सारी डेड बॉडीज की फोटोज क्लिक करता है। फोटोज क्लिक करने के बाद वो अपनी कार में कैमरा रख रहा था। तभी उसके हाथ से एक बॉक्स नीचे गिरता है और उस बॉक्स में वही सारी फोटोज थी जो उस जापानी आदमी के घर में थी। इसके बाद मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब इस मूवी को लेकर कुछ बातें हैं जो आपको समझ नहीं आई होगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मूवी के आखिरी सीन में वो शेमन दिखता है जो फोटोज क्लिक कर रहा था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो उस जापानी आदमी से मिला हुआ था। वो ही उनके मरने के पहले और बाद में उनकी फोटोज कलेक्ट करता था। एक सवाल ये भी था कि ये सब करके उस शेमन को क्या मिलता था, तो इसका जवाब था पैसा। जब लोग रिचुअल करवाते थे तब वो उन लोगों से पैसे चार्ज करता था। दूसरा, आप ये सोच रहे होंगे कि हर वो घर जहां कत्ल हुए थे उन घरों के गेट पर वो सूखे हुए फूल क्यों थे, तो इसका जवाब ये है कि वो सफेद कपड़ों वाली लड़की लोगों को उस शैतान से बचाने के लिए जो रिचुअल करती थी, वो फूल उस रिचुअल का हिस्सा थे और फूल का सूख जाना इस बात का संकेत था कि उन फैमिलीज ने भी कुछ ऐसा किया जिससे वो रिचुअल फेल हो गया है। जब वो शेमन जोंगू की बेटी को बचाने के लिए रिचुअल करने वाला था, उसके पहले वो जोंगू को कुछ बातें कहता है, जैसे कि दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना, कोई पाप वाली चीज नहीं करना, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज करना रिचुअल के प्रोसेस को बिगाड़ देगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जोंगू ने ऐसा क्या किया जो सफेद लड़की का रिचुअल सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, तो इसका जवाब है कि जब वो जापानी आदमी
जोंगगू की गाड़ी से टकरा जाता है। उसके बाद जोंगगू अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है और ये करना एक पाप था। और इसी पाप के कारण जैसे ही जोंगगू अपने घर के अंदर जाता है तो वो फूल सूख जाते हैं और उस सफेद कपड़े वाली लड़की का रिचुअल फेल हो जाता है। उस सफेद कपड़े वाले लड़की ने पहले भी लोगों को बचाने की कोशिश की थी, पर वो शेमन उस लड़की के सारे रिचुअल फेल कर देता था, जैसा कि उसने जोंगगू के घर में किया था, उस मटके में से कौवे को निकालकर। हाँ, वो मटके में कौवा उस सफेद कपड़े वाली लड़की ने ही जोंगगू की फैमिली को बचाने के लिए रखा था, जो उसके रिचुअल का एक हिस्सा था। तो यार मूवी लवर्स, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन में।